हेलो विद्यार्थी, कैसे हैं? चलिए हम लोग समान अध्ययन एडिटोरिया का प्रश्न पत्र ये 2 करेंगे। ये पीछे से किया जा रहा है, 15 से किया जा रहा है ये, और एक दिन कर लेंगे। फर्स्ट फर्स्ट सेट तो हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। चलिए ये दूसरा है, यानी लास्ट से ये 14वां समझ लीजिए। और सभी जो भी 15, 14, 13 जो किया गया सभी प्लेलिस्ट में डाला गया है। चलिए इसको इस सेट को देख लेते हैं। सेट 2 ये बिहार एसएससी, बिहार दरोगा और सभी में जीके के लिए काम आएगा, रेलवे हो या एसएससी हो। चलिए इसका क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान निम्न में से किसके पोषण शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? भारतीय संविधान किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? ये हो जाएगा बच्चों के लिए, स्त्रियों के लिए और जनजातियों के शोषण के विरुद्ध। तो क्या हो जाएगा? 1, 2 और 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलते हैं दूसरे की ओर। भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ निहित है। भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें निहित है? ये केंद्र सरकार में निहित है। किसमें है? केंद्र सरकार में निहित है। चलते आगे। निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत आता है? संघ सूची के अंतर्गत कौन कौन सा आता है? ये संघ सूची के अंतर्गत सिर्फ बीमा आता है। कौन सा आता है? सिर्फ बीमा आता है संघ सूची के अंतर्गत। संघ सूची में और जनगणना भी संघ सूची के अंतर्गत आता है, जबकि शिक्षा ये समवर्ती सूची में आता है। चलते आगे। निम्न में से कौन सा प्रशासन पर विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता है? विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता है। ये शून्यकाल विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता है। ये शून्यकाल केवल लोक महत्व के प्रश्न होते हैं, इसमें कोई विधायी कार्रवाई नहीं होती है, इसलिए शून्यकाल विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आती है। 5वां, किस समिति में राज्य का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? राज्य का प्रतिनिधित्व किसमें नहीं होता? प्राक्कलन समिति में राज्य का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। जबकि और शेष सभी में राज्यसभा में लोकसभा दोनों से सदस्य होते हैं। ये प्राक्कलन समिति में कितना सदस्य होते हैं? जो राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता, ये सिर्फ 30 होता है, जो सिर्फ लोकसभा से होता है। और सार्वजनिक उपकरण समिति में ये 22 सदस्य होते हैं। कितना होते हैं? 22 सदस्य, जो कितना होते हैं? 15 लोकसभा से होते हैं और 7 राज्यसभा से होते हैं। और जबकि लोकलेखा समिति में भी 22 सदस्य होते हैं और इसमें 15 इसमें लोकसभा से होता है और 7 राज्यसभा से। याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये प्राक्कलन समिति में 30 जो होता है सिर्फ लोकसभा से होता है। सार्वजनिक उपकरण समिति में 22 सदस्य होते हैं, जो 15 लोकसभा से होता है और 7 राज्यसभा से होता है। लोकलेखा समिति में भी 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकलेखा समिति में 22 सदस्य, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं फ्रेंड्स। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। चलिए छठा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिए गए विकल्प में कौन सही है? ये दिए गए विकल्प में सर्वोच्च न्यायालय मूल क्षेत्राधिकार रखता है, सही है। सर्वोच्च न्यायालय मूल एवं अपीलीय क्षेत्राधिकार रखता है, ये भी सही है। यह केवल परामर्श संबंधित क्षेत्राधिकार रखता है, ये भी सही है। यानी इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा। चलते 7 की ओर। निम्न पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। ये हो जाएगा, राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा? चयन करना है, ये सही है। शपथ या प्रतिज्ञान प्रारूप भारतीय संविधान के 30वीं अनुसूची में है, नहीं, इसका ये नहीं हो जाएगा, ये सही होगा। और राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में ज्येष्ठतम न्यायाधीश के
समझ शपथ या प्रतिज्ञान करेगा, सही है। शपथ या प्रतिज्ञान की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 में दी गई है, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 3 और 4। इसका आंसर 1, 3 और 4 हो जाएगा। 2003 में कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई है? 8वीं अनुसूची में 2003 में कौन सी भाषा जोड़ी गई है, याद रख लीजिएगा, ये संथाली जोड़ा गया है। 92वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली तथा संथाली भाषा को 8वीं सूची में जोड़ा गया था। ये 92वां संविधान संशोधन 2003 क्या था? 92वां संविधान संशोधन था। 2003 में संथाली, बोडो, डोगरी, मैथिली तथा संथाली को, इसके साथ बोडो, डोगरी और संथाली, ये तो संथाली है ही। बोडो, डोगरी, मैथिली और 2003 में इसको जोड़ा गया था। 92वां संविधान संशोधन याद रख लीजिएगा, ये बोडो है फ्रेंड्स। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं उसका संवर्धन करे, यह किस अनुच्छेद में शामिल है? यह अनुच्छेद हो जाएगा 51 का को हो जाएगा। कौन सा? 51 का को हो जाएगा। को में कहा गया यह प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा, कर्तव्य 51 में है। और 48 के को में है राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने और देश के वनों और वन जीवन की रक्षा करने का प्रयास करना। चलते हैं 11, 21 से निजता से। भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक पद का सृजन किया गया है, यह अधिनियम 1919 द्वारा, भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा किया गया है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी? प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत अप्रैल 1973 में किया गया था। कब? अप्रैल 1973 में। इसलिए अप्रैल भी याद रखिएगा, क्योंकि आप लोग याद रखिएगा 1973, तो इसमें देखिए 2 ऑप्शन है, कन्फ्यूज कर जाइएगा। इसलिए अप्रैल 1973 में बाघ प्रजाति का यानी प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया था, जो विलुप्त हो रहे थे बाघ। 12 जीव मंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है। जीव मंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है अनुवांशिकता विभिन्नता के, इसका अनुवांशिकता विभिन्नता के। निम्न में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के मिशन में शामिल नहीं है? यह नहीं है, नाभिकीय शक्ति नहीं है, सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन है, सौर शक्ति है, अपशिष्ट ऊर्जा परिवर्तन ये भी है। चलते हैं 14। टुमोरोज बायोडायवर्सिटी इस पुस्तक के लेखक कौन है? ये वंदना शिवा है। निम्न में से कौन सा प्राथमिक उपभोक्ता के उदाहरण है? प्राथमिक उपभोक्ता का उदाहरण है, ये हो जाएगा हिरन हो जाएगा, क्योंकि हिरन ही घास खाती है और कोई घास नहीं खाती है। 15 हो गया। 16 की ओर चलते हैं। अप्रैल 2023 में निर्वाचन आयोग द्वारा की गई घोषणा के अनुसार वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टी की संख्या कितनी है? वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टी की संख्या ये हो जाएगा 6 हो जाएगा। चलते हैं आगे। ये 6 पार्टी कौन कौन सा है याद रख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, नेशनल पीपुल्स पार्टी है और सीपीआई है। भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कोल्लम किस राज्य में है? ये कोल्लम कहाँ है? केरल में है। कोल्लम केरल जिला में है, केरल राज्य में है। 18 एक राष्ट्र एक उर्वरक परियोजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई? ये प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया। 17 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारतीय जन उर्वरक परियोजना एक राष्ट्र एक उर्वरक की शुरुआत की गई थी। कब किया गया था? यह याद रख लीजिएगा डेट, 17 अक्टूबर
2022। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? ये भारत का स्थान 13 है। 20 वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक और रिपोर्ट 2023 द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितनी अनुमानित की गई है? यह भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 5.9 अनुमानित की गई है। विश्व का प्रथम 3D प्रिंटेड रॉकेट का नाम क्या है? यह टेरॉन 1 है। विश्व का प्रथम 3D प्रिंटेड रॉकेट का नाम टेरॉन 1 है। ये पहला है विश्व का और ये फ्लोरिडा अमेरिका से प्रक्षेपित किया गया है। यह रॉकेट 110 फीट लंबा एवं 7.5 फीट व्यास वाला है। 22 भारत में व्यावसायिक तौर पर 5G सेवा लॉन्च करने वाली पहली कंपनी। 5G सेवा पहली कौन सी कंपनी लॉन्च की थी? ये एयरटेल की थी। ये 1 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 5G सेवा की शुरुआत की गई थी। ये 1 अक्टूबर 2022 को मोदी जी ने किए थे शुरुआत। बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2018 के गणना की तुलना में बाघों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है? बाघों की संख्या में 200 वृद्धि हुई है। कितनी हुई है? 200 वृद्धि हुई है। अभी बाघ कितना है फ्रेंड? अभी बाघों की संख्या 3167 हो गया है। पहले 2018 में कितना था? 1967 था, 2967 था। 200 बढ़कर 3167 हो गया। चलते हैं 24। अर्जुन पुरस्कार 2022 विजेता ओम प्रकाश मित्तर बाल का संबंध किससे है? यह है निशानेबाजी से है। 25वां 80वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 में सर्वप्रथम अभिनेता का खिताब किसे दिया गया? सर्वप्रथम अभिनेता का खिताब ऑस्टिन बटलर को दिया गया। 26 हाल ही में बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? यह मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू को। चलते हैं, ये 26 हो गया। 27 की ओर। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन द्वारा मार्च 2023 में जारी आंकड़ों के अनुसार कच्चे इस्पात के उत्पादन में कौन सा देश क्रमशः अग्रणी है? यह है चीन, भारत और जापान है। चीन, भारत, जापान। पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर का आयोजन कहाँ किया गया है? यह वाराणसी में किया गया है। 29 बोल्ड कुरुक्षेत्र युद्ध अभ्यास का आयोजन भारत तथा किस देश के मध्य हुआ? ये बोल्ड कुरुक्षेत्र का आयोजन किस देश के मध्य हुआ? ये सिंगापुर के, भारत और सिंगापुर के बीच। बिहार जाति आधारित गणना 2022 के अनुसार बिहार में किस कोटि की जनसंख्या सर्वाधिक है? ये किस कोटि? अत्यंत पिछड़ा वर्ग का। चलते आगे। 31 हाल ही में लंपी प्रोबैक टीका को किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? यह केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्रालय द्वारा। WHO ने हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है WHO ने? ये हो जाएगा ए और बी दोनों को, अजरबैजान को भी और तजाकिस्तान को भी। 33 भारत में 16वें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कुल वैध मतों का कितना प्रतिशत मत प्राप्त हुआ था? कुल वैध मतों का 64.03%। चलते हैं 34 की ओर। निम्नलिखित में से किसे चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? 2023 से ए और बी दोनों को। कैटालिन कारिको और ड्रू विसमैन को। चिकित्सा के क्षेत्र में इसको नोबेल पुरस्कार मिला था। 35 बजट 2023-24 मनरेगा के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? मनरेगा के लिए 60,000 करोड़ रुपया। भारत सरकार ने किस वर्ष तक देश को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा है? भारत सरकार ने देश को टीबी मुक्त करने का
कब तक रखा है? ये 2025 तक। 36 हो गया, 27। वन जीव दिवस 2023 का विषय क्या है? विश्व वन जीव दिवस 2023 का विषय ये हो जाएगा वन जीव संरक्षण के लिए भागीदारी। ऑपरेशन गंगा पुस्तक के लेखक कौन है? ऑपरेशन गंगा पुस्तक के लेखक तरुण पिथोड़े हैं। कौन है? तरुण पिथोड़े है। चलते 39। बीसीसीआई द्वारा आयोजित महिला प्रीमियर लीग WPL 2023 का खिताब मुंबई इंडियंस ने किसे हराकर जीता है? 2023 का मुंबई इंडियंस ने महिला यानी वोमेन्स प्रीमियर लीग जीता है। ये किसे हराकर जीता है? यह दिल्ली कैपिटल्स को। विश्व बैडमिंटन के चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 2026 का आयोजन इनमें से किसी में नहीं हो। ये 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? यह भारत में किया जाएगा। 2026 का जो आयोजन होगा यह भारत होगा। 41। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई? ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को किया गया। कब किया गया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना? 2 अक्टूबर 1975 को। RBI की स्थापना कब हुआ? RBI का स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ। और SBI का कब हुआ? SBI को हुआ 1 जुलाई 1955। 1 जुलाई 1955। चलते हैं 42 की ओर। निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? अप्रत्यक्ष कर का ये सेवा कर और प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। या और निगम कर, उपहार कर, ये सभी प्रत्यक्ष कर का उदाहरण। और प्रत्यक्ष कर, सेवा कर एक अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। हमारा GST भी अप्रत्यक्ष कर में आता है फ्रेंड्स, ये भी याद रखिएगा। सीमा शुल्क भी आता है, बिक्री कर भी आता है। 43। छोटे व्यापारियों के लिए एकमुश्त आयकर योजना की सिफारिश किस समिति ने की थी? ये चिलैया समिति ने किया था। कौन? चिलैया समिति ने। इसका गठन 1991 में किया गया था। 44। नकदी लेन देन सिद्धांत किसने दिया था? नकदी लेन देन सिद्धांत फिशर ने दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य है? कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन सा है? यह महाराष्ट्र है। 1977 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा पहली बार कृषि को उद्योग का दर्जा दिया गया था। 1977 में दिया था। चलते 46। अशोक के किस शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है? यह छठा शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दिया गया है। 13वां शिलालेख में यह कलिंग युद्ध का वर्णन है फ्रेंड्स, याद रख लीजिएगा, कलिंग युद्ध का वर्णन है इसमें। पहला में क्या है? पशु बलि की निंदा किया गया है। पहला में पशु बलि की निंदा किया गया है, पशु बलि निंदा। और ये दूसरा हो जाएगा, पहला हो जाएगा, पांचवा हो गया। द्वितीय में है ये मानवों एवं पशु कल्याण से संबंधित है। ये कल्याण याद रख लीजिएगा, मानवों एवं पशु से। चलते हैं 47 की ओर। सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है? यह आलमगीरपुर किस नदी के किनारे है? यह हिंडन नदी के किनारे। इसके हिंडन नदी के किनारे। यह सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल था आलमगीर, उत्तर प्रदेश में जो है। कहाँ है? यूपी। चलते आगे, ये हो गया 47। 48 की ओर। इस ब्राह्मण में गंधार, पंचाल आदि के राजाओं का उल्लेख मिलता है? यह शतपथ ब्राह्मण में मिलता है।
ये वेदों की संख्या कितनी है फ्रेंड्स? 4 है। वेदांगों की संख्या 6 है। उपनिषद की संख्या 108 है। ये भी याद रख लीजिएगा। देवपाड़ा अभिलेख का संबंध किस शासक से है? देवपाड़ा अभिलेख का संबंध विजयसेन से है। 50। अलाउद्दीन खिलजी के समय भू राजस्व की दर की उपज कितना था? ये आधा था। कितना था? ये आधा लेता था। बिचौलिया को ही समाप्त कर देता है। चलते आगे। ये अब 51। किसने वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी? किसने की थी? ये बुक्का प्रथम ने। चलते हैं 52। औरंगजेब द्वारा जजिया कर को पुनः किस वर्ष लागू किया गया था? ये पुनः 1679 ईस्वी में लागू किया गया था। औरंगजेब ने जजिया कर पुनः 1679 ईस्वी में लागू किया था। बंगाल में द्वैत शासन व्यवस्था की स्थापना किसने किया? बंगाल में द्वैत शासन की व्यवस्था का स्थापना रॉबर्ट क्लाइव ने किया। सहायक संधि को स्वीकार करने वाले राज्यों का क्रम है। सहायक संधि स्वीकार करने वाला हैदराबाद, मैसूर और तंजौर। हैदराबाद, मैसूर और तंजौर। हैदराबाद कब किया था? ये किया था हैदराबाद 1798 में किया था। हैदराबाद 1798 में किया। मैसूर कब किया? ये 1799 में किया। मैसूर, हैदराबाद 1798, मैसूर 1799 और तंजौर 1700, ये भी तंजौर भी 1799 ही है। चलते हैं आगे। पहाया विद्रोह का संबंध किस राज्य से है? पहाया विद्रोह रख लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये। अगर नाम थोड़ा अलग टाइप का है। पहाया विद्रोह का संबंध किससे है? पहाया विद्रोह है बिहार एवं झारखंड से है। 1857 की क्रांति को किस ब्रिटिश नायक ने इलाहाबाद में दबाया था? इलाहाबाद में किस नायक ने दबाया था? ये कर्नल नील ने। ये हो गया। चलते हैं आगे 56 57 की ओर। आज़ाद हिंद फौज की आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? यह सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया था। 1943 में आज़ाद हिंद सरकार का गठन हुआ था सुभाष चंद्र बोस द्वारा, और 1942 में आज़ाद हिंद फौज का। आज़ाद हिंद सरकार का कब गठन हुआ था? 1943 में। और आज़ाद हिंद हिंद फौज का कब हुआ था? 1942 में। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी द्वारा नहीं लिखी गई है? यह हरिजन तो है, हिंद स्वराज, यंग इंडिया, ये मेरी कहानी, ये नहीं लिखी गई है। मेरी कहानी पुस्तक के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू है। उनसठ। किस अधिवेशन में प्रथम भारतीय महिला ने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? कांग्रेस अधिवेशन की 41वां अधिवेशन में। इसमें 41वां अधिवेशन जो 1925 में कानपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? कानपुर में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? सरोजिनी नायडू ने किया था। तब प्रथम महिला कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता 1917 में एनी बेसेंट द्वारा किया गया था। ये प्रथम भारतीय महिला, याद रख लीजिए, प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस अधिवेशन है। ये भारतीय था। अगर महिला पूछेगा तो 1917 में किसने किया था? ये एनी बेसेंट। एनी बेसेंट द्वारा पहला किया गया था 1917 में। 59। 60 की ओर चलते हैं। समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व किस क्रांति का प्रमुख नारा है? यह है फ्रांस की क्रांति का है। इसी से लिया गया है। हमारे संविधान में भी ये बंधुत्व भाईचारा का। निम्नलिखित में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है? भौतिक राशियों की इकाई एक ही है। ये बल और भार का हो जाएगा। इसका हो जाएगा बल और भार का। दोनों का मात्रक न्यूटन है, मतलब दोनों का एक ही भौतिक राशि बीमा में लाया जा सकता है। एनीमोमीटर उपकरण का प्रयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? एनीमोमीटर उपकरण का प्रयोग वायु की गति मापने में किया जाता है।
निम्नलिखित में से कौन सही समीकरण को दर्शाती है? सही समीकरण को, यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा बराबर स्थितिज ऊर्जा। ये क्योंकि यांत्रिक ऊर्जा बराबर होता है गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा होता है, इस तरह होता है। तो इसको इधर ला दिया गया तो यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा बराबर स्थितिज ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा बराबर ही होता है गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। इसलिए कन्फ्यूजन करने के लिए दिया है फ्रेंड्स ये क्वेश्चन, बहुत अच्छा तरीका से डाला गया है एरिटेरिया द्वारा। बर्नौली का प्रमेय किसके संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है? ये ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। निम्नलिखित में से किसकी भिन्नता के कारण संपीड़न और विकिरण उत्पन्न होते हैं? ये संपीड़न और विकिरण ये हवा के दबाव के कारण होता है। किसके कारण? हवा का दबाव के कारण। चलते हैं 66 की ओर। आभासी और सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन होना चाहिए, यह धनात्मक होना चाहिए आवर्धन। 67 निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु के बारे में सत्य नहीं है? ये दो तत्वों के परमाणु समान होते हैं, ये गलत है। परमाणु का आकार बहुत छोटा होता है, एक तत्व के परमाणु सभी अवस्थाओं में समान होते हैं, ये सभी है, सभी सही है। धातुओं के पतली तार के रूप में ढलने की विशेषता क्या कहलाती है? जो पतली तार में ढाला जाता है उसको क्या कहा जाता है? उसको तन्यता कहा जाता है। फिर उसको तान सकते हैं एकदम पतला से पतला में, तन्यता। जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? जल शोधन में विपरीत प्रासरण का प्रयोग किया जाता है। इसका विपरीत प्रासरण का, रिवर्स ऑस्मोसिस जिसको कहते हैं। 70 निम्नलिखित में से कौन सा क्षारीय विलयन नहीं है? ये क्षारीय विलयन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड क्षारीय विलयन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा नीले लिटमस को लाल कर देता है? नीले लिटमस को लाल कौन कर देता है? ये सिरका कर देता है। अम्ल क्या करता है? नीले लिटमस को लाल, तो सिरका क्या हो जाएगा? अम्ल में आ जाएगा, इसलिए ये नीले लिटमस को लाल कर देता है और ये सभी क्षार में आ जाएगा। 72 तत्वों फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन होगा को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? ये हेलोजन परिवार में आता है। अमोनिया का व्यावसायिक निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? अमोनिया का व्यावसायिक नाम हेबर प्रक्रिया द्वारा होता है। हेबर प्रक्रिया में अमोनिया को उत्प्रेरक के रूप में लिया जाता है। 74 माइकोलॉजी का अध्ययन निम्न में से किससे संबंधित है? माइकोलॉजी में किसका किया जाता है अध्ययन? ये कवक का किया जाता है। माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन किया जाता है। कवक की गिनती में कौन कौन आता है? कुकुरमुत्ता आता है, राइजोपस आता है, म्यूकस आता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में पाए जाने वाला अणु है? ये जल अधिक मात्रा में पाया जाता है। 76 पौधों में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है? पौधों में लचीलापन किसके? कॉलन कायमा के कारण लचीलता प्रदान करता है कोलन कायमा। फ्रेंड्स याद रख लीजिए, ताकि कितना भी आंधी तूफान आए ये गाछ झुक जाता लेकिन टूटता नहीं है जल्दी, वही कोलन कायमा के कारण कोई भी पेड़ पौधा। 76 हो गया। 77 मनुष्यों में पुरुषों के यौन गुणसूत्रों में कौन सा समूह होता है? यौन गुणसूत्रों में कौन सा समूह होता है? ये एक्स वाई होता है। कौन सा होता है? एक्स वाई होता है। और पुरुषों के यौन गुणसूत्र में इससे हो जाएगा फीमेल हो जाएगा, महिला। अमीबा में प्रजनन कैसे होता है? अमीबा में प्रजनन द्विविखंडन द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? अमीबा में प्रजनन द्विविखंडन द्वारा होता है। अमीबा प्रोटोजोआ संकर जीव है ये। निम्नलिखित में से कौन परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है? ये बड़ी आंत परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है।
80। निम्नलिखित में से किन पौधों को जड़ तना और पत्तियों में विभेदित नहीं किया जा सकता है? यह स्पाइरोगाइरा को जड़ तना और पत्तियों में विभेदित नहीं किया जा सकता है। यह स्पाइरोगाइरा जड़ तना तथा पत्तियों में विभेदित नहीं किया। स्पाइरोगाइरा एक शैवाल है, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। स्पाइरोगाइरा क्या है? ये एक शैवाल में आता है। चलते हैं आकाशी की ओर। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। दूध सागर, ये जलप्रपात है फ्रेंड्स, और कहाँ है? ये किस राज्य में है? ये दूध सागर कहाँ हो जाएगा? ये दूध सागर गोवा में हो जाएगा। बरकाना, ये बरकाना कर्नाटक में हो जाएगा। दुदुमा या डुडुमा, ये कहाँ है? उड़ीसा में है। ये किलियूर, किलियूर कहाँ है? ये गोवा में, किलियूर हो जाएगा लास्ट तमिलनाडु में। मतलब 4 3 2 1। दूधसागर गोवा, बरकाना कर्नाटक, दुदुमा उड़ीसा, किलियूर तमिलनाडु। 82। माउंट थुरियर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का एक महत्वपूर्ण पर्वत शिखर है। माउंट थुरियर कहाँ अवस्थित है? अंडमान निकोबार का एक महत्वपूर्ण पर्वत शिखर है, प्रमुख है। तो ये कहाँ है? ये ग्रेट निकोबार में है। कहाँ है? ग्रेट निकोबार में। लगभग 642 मीटर ऊंचा है। कितना है? 642 मीटर। चलते आगे। 83। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ये भौगोलिक लक्षण और भौगोलिक प्रक्रिया का प्रकार है। ये सर्क, सर्क हो जाएगा हिमनद के अपर्दनीय लक्षण हो जाएगा। सर्क हिमनद के अपर्दनीय लक्षण। यारडांग हो जाएगा वायु के अपर्दनीय लक्षण। बरखान हो जाएगा वायु के निक्षेपण के लक्षण। और डमलिन हो जाएगा हिमनद के निक्षेपण लक्षण। सर्क मतलब होता है हिमनद के अपर्दनीय लक्षण। हिमनद के अपर्दनीय लक्षण सर्क, और डर्मलिन हिमनद के निक्षेपण लक्षण, और यारडांग वायु के अपर्दनीय लक्षण, और बरखान वायु के निक्षेपण लक्षण। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 1 3 2। 4 1 3 2। चलते हैं 84 की ओर। प्रतिचक्रवात की विशेषता होती है। प्रतिचक्रवात की विशेषता क्या होती है? स्वच्छ आसमान। प्रतिचक्रवात का मतलब ये होता है वातावरण स्वच्छ हो जाएगा, दिन स्वच्छ रहेगा, मतलब साफ रहेगा। ये प्रतिचक्रवात चक्रवात के विपरीत होता है। जब उच्च दाब केंद्र में है और निम्न दाब चारों ओर होता है तो हवाएं केंद्र से बाहर की ओर चलती है। इसे प्रतिचक्रवात कहते हैं, जब उच्च दाब केंद्र में होता है। और चक्रवात में क्या होता है? चक्रवात चक्रवात में होता है इसका उल्टा। चक्रवात में होता है उच्च दाब बाहर की ओर होता है, बाहर की ओर, अंदर की ओर निम्न दाब होता है जो चक्रवात होता है। चलते हैं। निम्नलिखित में से नदियों में से कौन सी एक पंचनद में सम्मिलित नहीं है? ये पंचनद में सिंधु नहीं है। पंचनद सिंधु के बाएं किनारे पर स्थित 5 नदियां शामिल है। वे सिंधु नदी की सहायक नदियां भी है। इनका उद्गम हिमालय से होता है। ये कौन कौन है पंचनद में? रावी है, ये झेलम है, रावी है, ब्यास है, और सतलज है, और चिनाब भी है। झेलम, रावी, चिनाब हो जाएगा। सिद्धू, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज ऊपर से होते हुए आइएगा तो अगर पहले होगा सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। याद रख लीजिए फ्रेंड्स, कभी ये भी क्वेश्चन आता है उत्तर से दक्षिण की ओर नदी का, या ऊपर से नीचे की ओर। पहले कौन सा ऊपर है? सिद्धू है, फिर झेलम, सिद्धू झेलम, फिर चिनाब, फिर रावी, फिर ब्यास, फिर सतलज है। और पंच नदियों में सिद्धू नहीं आता और सभी आता है। चलते हैं
46 मतलब 86 की ओर। निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है? लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है, मलाज खंड नहीं है। 2011 जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है? ये मिजोरम राज्य में जनसंख्या का घनत्व न्यूनतम है, 87 हो गया। 88। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? ये हो जाएगा सिर्फ ब्रिक फील्डर ऑस्ट्रेलिया में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है, ये हो जाएगा। सिमुम अरब रेगिस्तान में बहने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। सिमुम अरब रेगिस्तान में गर्म हवा है, ये सिमुम क्या है? ये गर्म है। ये बेंगुला अटलांटिक महासागर की ये कहाँ बहती है? ये प्रशांत महासागर नहीं, अटलांटिक महासागर हो जाएगा। अटलांटिक महासागर में बेंगुला जलधारा बहती है, जो ठंडी जलधारा है। चलते आगे, ये संवहनीय धारा, ये समताप में नहीं बहती, क्षोभमंडल में बहती है। क्या हो जाएगा? क्षोभमंडल हो जाएगा। चलते आगे, कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक के तट को किस नाम से जाना जाता है? ये कोरोमंडल। कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक के तट को कोरोमंडल तट कहा जाता है। और गुजरात से अगर गोवा आइएगा, ऊपर से गुजरात से गोवा आइएगा तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है कोंकण तट, याद रख लीजिएगा, कोंकण तट। और अगर गोवा से कर्नाटक आइएगा, गोवा से फिर कर्नाटक आइएगा तो इसको क्या कहा जाता है? गोवा से कर्नाटक इसको कैनरा तट कहलाता है, कैनरा तट। और फिर बेंगलुरु से कन्याकुमारी तक का यह मालाबार तट, ये बेंगलुरु से कन्याकुमारी मालाबार तट। चलते हैं 90। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? रोहिला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश राज्य में है। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश राज्य में। निम्न में से कौन व्यक्ति स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? स्टील मैन ऑफ इंडिया, याद रख लीजिएगा, इंपोर्टेंट है बहुत। स्टील मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? ये जमशेद जे ईरानी को कहा जाता है, स्टील मैन ऑफ इंडिया। इन्हें 1997 में क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय द्वारा मानद नाइटहुड से भी सम्मानित किया गया था, और 2007 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था भारत सरकार द्वारा। ये नाइटहुड कब मिला था? 1997 में मिला था नाइटहुड। चलते आगे, 92। निम्न में से किस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त नहीं है? ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड को नहीं है, कोल इंडिया लिमिटेड है, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन है, गेल भी है। मंकी पॉक्स नामक बीमारी को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा क्या नाम दिया गया? मंकी पॉक्स को एम पॉक्स, मंकी पॉक्स को एम पॉक्स। चलते आगे, 94। दलखाई नृत्य किस राज्य का एक लोक नृत्य है? दलखाई नृत्य उड़ीसा राज्य का एक लोक नृत्य है। और और देख लेते हैं, उड़ीसा से दलखाई चेरवा कहाँ का है? मिजोरम का है। रऊफ कहाँ का? जम्मू कश्मीर। कथकली केरल का। यक्षगान कर्नाटक। करगा कर्नाटक। करगम तमिलनाडु। भारतीय वायुसेना के लिए राफेल विमान किस देश से खरीदे गए हैं? राफेल विमान फ्रांस से खरीदा गया है। भारत ने 36 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के लिए 2016 में फ्रांस के साथ समझौता किया था। 96। लुप्त संख्या ज्ञात करें। ये कितना हो जाएगा? 14×5 = 70 प्लस 14×5 = 19, यानी 14×5 = 70 प्लस 14×5 = 19 बराबर 89 हो जाएगा। ये 68 56
यानी ये 7 गुने 8, तो क्या किया गया, 7 गुने 8 प्लस 7 प्लस 8 किया गया, तो यानी 8 56, आप 15 71 हो गया। उसी तरह 11 गुने एक्स कर देंगे प्लस 11 प्लस एक्स बराबर 119 कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा, ये 11 इससे घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 108, और ये कितना हो जाएगा, 11 एक 19 एक्स, ओ सॉरी 11 एक 12 एक्स हो जाएगा। 11 ये और इसको जोड़ देंगे तो 11 एक 12 एक्स, इसको इधर ला के घटा देंगे तो एक्स बराबर बरनवा 78 से, क्या है इसका राइट आंसर हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 97, संख्या को उच्च समुच्चय को चुनिए जो समुच्चय के समान है। ये कितना हो जाएगा, 6 दूना 12, 6 तिया 18, इस तरह कोई है, या फिर और 12 6 18 फिर 12 घटा, ये किस तरह समुच्चय फ्रेंड्स, ये सभी जोड़ का किया गया, यह 12 18, 12 6 18 18 36, 18 9 27 8 35 हो जाएगा, 16 12 28 8 36, यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये सभी को जोड़कर 36 किया गया है, तो यही भी सभी को जोड़कर 36 आ रहा है। 97 98, 9,000 का 10% वार्षिक दर पर 2 वर्ष 4 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज वार्षिक देय है। ये ये पहला कर देंगे, 2 वर्ष तक निकाल देंगे, तो ये 9,000 करके 9,000 करके पहले 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज निकाल देंगे, 1 प्लस 10/100 का स्क्वायर, फिर इंटू 1 प्लस 10, और ये क्या है, 1 4 माह मतलब 1/3 वर्ष, तो इसमें 4 माह मतलब इसको ये जब दर ये जब समय ये 1/3 हो गया ना, तो ये दर को उससे 1/3 से गुना कर देंगे और फिर ये बटे 100, और इस समय तो ऐसे ही रह जाएगा, तो इसका कैलकुलेशन कीजिए तो कितना आएगा राइट आंसर इसका, इसका निकल जाएगा चक्रवृद्धि, ये चक्रवृद्धि में धन ये निकल जाएगा 11,253, और फिर 9,000 इससे घटा दीजिएगा तो कितना निकल जाएगा इसका, -9,000, तो ब्याज निकल जाएगा कितना, 22,53। चलते हैं 99, नदी की धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक नाव 36 किलोमीटर जाती है और 9 घंटे प्रारंभिक बिंदु पर वापस आती है, तो शांत पानी में नाव की गति क्या है। नदी की धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है और एक नाव 36 किलोमीटर जाती है और 9 घंटे में प्रारंभिक बिंदु पर आती है। नदी की धारा की चाल और 36 किलोमीटर जाती है यानी, और 9 घंटे में प्रारंभिक बिंदु पर वापस आती है, तो शांत पानी में नाव की गति, यह इसका समय क्या हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटे चाल हो जाएगा, समय बराबर दूरी 36 किलोमीटर जाती है नदी के साथ, धारा की गति कितना है, 3 है, और नाव की गति मान लेते हैं x प्लस 3, और फिर प्लस ये दूरी गया और फिर आने वाला दूरी 36, और नाव की गति x माइनस धारा की गति 3, तो ये कितना निकल जाएगा, सॉल्यूशन कीजिएगा, 9 चौक 36, तो हो जाएगा 1/4 बराबर x-3 प्लस x+3 बाय x² - 9, ये 3 3 कैंसिल, ये x²
ये इधर हो जाएगा एक्स एक्स 2x यानी अक्षर दूना 8x माइनस 8x माइनस 9 बराबर 0। तो इसका x का वैल्यू निकालिएगा तो क्या हो जाएगा x माइनस 9 और x प्लस यानी इसका क्या कर लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस एक्स गुना करेंगे तो माइनस 9 है और जोड़ेंगे तो माइनस एक्स माइनस 9 बराबर 0। इसका सोल्यूशन एक्स माइनस 9 और फिर प्लस 1 एक्स माइनस 9। तो एक्स प्लस 1 बराबर 0 या एक्स माइनस 9 बराबर 0। तो एक्स बराबर 9 क्या हो जाएगा इसका आंसर 9 किलोमीटर प्रति घंटा। चलते हैं 100 क्वेश्चन की ओर। ये लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या, ये कितना हो जाएगा त्रिभुज, ये 32 त्रिभुज हो जाएगा। ये काउंट कर लीजिएगा, इसका राइट आंसर 32 त्रिभुज हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, ये सेट ये दूसरा वो हो गया है। ये अब लास्ट सेट बचा हुआ फर्स्ट जिसको हम करेंगे, पीछे से करते आ रहे हैं। जो फर्स्ट सेट ये लास्ट हो जाएगा। ये एडिटोरिया का बिहार दरोगा बिहार एसएससी के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, इसलिए एक बार ज़रूर इस सेट को देख लीजिएगा एग्ज़ाम देने से पहले। चलिए फिर चैनल के साथ बने रहिए, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।